गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना केमिस्ट्री का एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स। हमारे बुक में ये चैप्टर नंबर 4 है। तो आज इसी के बारे में आपसे कुछ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर में 10th क्लास में। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनना, अपना कोऑपरेशन देना और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम कार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में नंबर 6 पे आता है, 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो आज इसी के बारे में स्पेशल हम पढ़ेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर हमारे पीरियोडिक टेबल में तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो कार्बन ही एक ऐसा चूज़ क्यों किया जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बनाया गया है? तो बेटा उसकी कुछ रीज़न्स हैं, तो वो रीज़न भी पढ़ेंगे कि कार्बन को क्यों चूज़ किया गया। फिर वो रीज़न्स जो हम पढ़ेंगे, जो उसके अंदर यूनिकनेस है वो कार्बन के अंदर ही क्यों आई, और जितने एलिमेंट्स हैं, मेटल है, नॉन मेटल है, उनके अंदर वो यूनिकनेस क्यों नहीं है, वो सब भी पढ़ेंगे, वो रीज़न्स भी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनना, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने देखा है, हम अपने कार्बन एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बन में ऐसा है क्या, एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंसी कितनी है, इसको हम और किस नाम से जान सकते हैं, इसका सिंबल क्या होता है। ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे ना मैंने सारी डेफिनेशंस भी लिख रखी है, आप साथ में नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, तो लिखा हुआ कार्बन इज ए केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल C एंड एटॉमिक नंबर 6। ये हमारे 6ठे नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। और जो आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब होता है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और आप ये भी बड़ी भली भांति से जानते हो कि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर ही वही होता है जो उस एलिमेंट की ऑर्बिट्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं, वही उसके एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो जैसे हमने पहला लिखा, अच्छा इसमें एक वर्ड और आपने देखा होगा, लिखा हुआ मैंने टेट्रावैलेंट, ऊपर लिखा हुआ है 3rd लाइन में रेड कलर में, टेट्रावैलेंट। तो आप कहोगे सर ये नाम अलग से क्या आया है? ये सबसे पहले आपको यही समझाते हैं टेट्रावैलेंट होता क्या है, कार्बन को टेट्रावैलेंट क्यों कहते हैं। ठीक है, पहले आप देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 जो उसका एटॉमिक नंबर भी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, मास नंबर मास नंबर जो हमारा बना होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से बना होता है। और दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही समझा आपने। दोनों हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड हुए हैं इनके ऑर्बिट्स में, उनका एक ढांचा बनाएंगे, उनका एक क्या बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे। तो जो हमारा बना है 2 और 4, ये आपको अच्छे से बता दिया गया। ये 2 और 4 अलग अलग क्यों लिखा गया है? ये लिखा गया अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्बिट्स। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हाँ जी, दोनों फुलफिल है। फिर हमने सेकेंड ऑर्बिट में गए, जैसे ही एक ऑर्बिट फुल हो जाती है तभी हम नेक्स्ट ऑर्बिट पे जंप करते हैं। अगर नेक्स्ट ऑर्बिट पे तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी पहली ऑर्बिट क्या नहीं होगी, फुल नहीं होगी। ठीक है बच्चे, हाँ तो देखो बेटा, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फुल होगी हमारी ऑर्बिट। ठीक है, फिर हम सेकंड ऑर्बिट में जाते हैं। अब हमने पढ़ा था जैसे ही सेकंड ऑर्बिट में जाते हैं तो सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो बचे सिर्फ 4 ही है, क्योंकि टोटल 6 है, 2 पहले में आ गए तो बचे कितने, 4। तो सेकंड ऑर्बिट में हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो हमने इसमें अरेंज कर दिए। 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आप देख पा रहे हो, लेकिन अभी भी इसमें कुछ वैलेंसीज बच गई है। अब आप बताओगे कि सेकेंड ऑर्बिट में और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही, 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो इसके अंदर कितनी वैलेंसी बच गई? 4 वैलेंसी बच गई। इसी की वजह से देखो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, दैट मीन्स वैलेंसी इज 4। 4 वैलेंसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंट का मतलब इसके अंदर वैकेंट है 4 सीटें, और 4 सीटें और वैकेंट है, इसी की वजह से इसको हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं। ऐसा सिर्फ कार्बन ही नहीं है, सिर्फ इसी की वजह से ये यूनिक नेचर नहीं पाता, नहीं, टेट्रावैलेंट बहुत सारे एलिमेंट हैं, वो सारे एलिमेंट टेट्रावैलेंट कहलाते हैं जिसके अंदर 4 की वैलेंसी होती है। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें या वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें, जिसको हम गेन करना और एक को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करना।
या लूज़ करना कहलाते हैं। तो वो सारे एलिमेंट जो 4 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान का मतलब या तो वो उससे गेन कर लेगा किसी और एलिमेंट से या उसको लूज़ कर देगा किसी और एलिमेंट, ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को रिमेनिंग कर सके, अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखे। ठीक है बच्चा, तो इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। टेट्रावैलेंट हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो इससे तो इसकी कोई यूनिकनेस साबित नहीं होती, तो हमने फिर इसके बारे में और कुछ जानने का ट्राई की। देखो बेटा नेक्स्ट में बताते हैं टेट्रावैलेंट मीनिंग। यहाँ पे हमने बता रखा है, सिंपल सा आपको डायग्राम के हिसाब से समझा रखा है कि कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि 4 की वैलेंसी है, एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कहलाता है। अब देखो यहाँ पे हम जो फर्स्ट डायग्राम है हाइड्रोजन के साथ, उसमें कार्बन अपने साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ के रखता है, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। 4 बॉन्ड का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ से ले लिए, हाइड्रोजन से ले लिए, और हमने अपनी ऑर्बिट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होते हैं दिमाग में, आप बच्चे हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कार्बन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जिसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बनाया है 10th क्लास में। तो देखो बेटा उसके कुछ मैंने वो लिखी है आपके पास कि वो इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। तो देखो एक तो क्या पहले क्या दे रखा है फर्स्ट नंबर पे, इट इज़ द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हमारी अर्थ पे, उनका मेन जो एलिमेंट है वो कार्बन ही होता है। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन प्रेजेंट पाया जाता है। सेकेंड, ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज़ आर मेड ऑफ कार्बन। हमारे आसपास हमारे अर्थ पे जितने भी फ्यूल हैं, ऑलमोस्ट में ये आप बात कर सकते हो, सब में कार्बन की प्रेजेंस पाई जाती है, सब कार्बन से ही बनते हैं वो फ्यूल। ठीक है। थर्ड, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विनेगर, ग्लूकोज एक्सेट्रा कंटेन कार्बन्स। और भी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बच गए जो आपको बताएगा, उनमें भी कार्बन पाया जाता है। ठीक है। और फिर लास्ट क्या है, प्लास्टिक हैव कार्बन। प्लास्टिक में भी कार्बन पाया जाता है। तो हमारे आसपास में जो भी ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, लिविंग है, नॉन लिविंग, सब में ऑलमोस्ट कार्बन ही मौजूद मिलता है। कार्बन से ही वो सारी चीज़ें आगे बनती जाती है, कन्वर्ट होती जाती है, ट्रांसफॉर्म होती जाती है। तो इसीलिए कार्बन का एक पूरा चैप्टर बना है, क्योंकि ये एक चीज़ में ही तो मिलता है हमें, हर जगह हम देखेंगे कार्बन वहीं पे प्रेजेंट मिलेगा। तो इसीलिए कार्बन का एक चैप्टर बनाया गया कि उस एक कार्बन की वजह से इतनी सारी चीज़ें, अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे बन रहे हैं। कार्बन सिर्फ एक एलिमेंट है, उससे इतने कंपोनेंट बनते जा रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसी क्या खासियत है जो वो इतने कंपोनेंट बना रहा है, वही हम पढ़ेंगे। हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके पास आ गया, व्हाट इज़ द यूनिकनेस ऑफ कार्बन। ऐसी उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से वो इतने कंपाउंड बना रहा है। एक एलिमेंट इतने कंपाउंड बना रहा है, हर जगह ही हमें कार्बन ही मिल रहा है। जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें वहाँ पे भी कार्बन मिल रहा है, हमारा कंपाउंड्स में देखें वहाँ पे भी कार्बन, प्लास्टिक तक में भी कार्बन मिल रहा है। तो वो ऐसा क्या उसके अंदर यूनिकनेस है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है ऐसी जो वो इतने कंपाउंड बना पा रहा है। ठीक है। देखो इसमें भी क्या यूनिकनेस क्या है, दैट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये हमें पता ही चल गया कि कार्बन इतने कंपाउंड बना रहा है ह्यूज नंबर्स में, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स है कार्बन के। नंबर ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड्स इज ग्रेटर देन ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड्स। आप ये देख लो, हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में अगर कार्बन को छोड़ के जो अदर नॉन कार्बनिक कंपाउंड है उनको एक जगह रख ले, और जो कार्बनिक कंपाउंड है उनको एक जगह रख ले, तब भी कार्बनिक कंपाउंड ज़्यादा मिलेंगे हमारे यूनिवर्स में। सारे नॉन कार्बनिक कंपाउंड हमारे कार्बनिक कंपाउंड से ही कम रह जाते हैं। तो देख लो इससे मतलब क्या है, कार्बन कितने सारे कंपाउंड बनाता है, कार्बन कंपाउंड कितने सारे हैं हमारे आसपास, वो क्यों हैं, अब हम आज वो पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, तो अब हम देखेंगे कि कार्बन जो कंपाउंड्स बना रहा है, कार्बन कंपाउंड्स हमें जो मिल रहे हैं वो कैसे इतने सारे बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो वो बॉन्डिंग से ही बनता है। एलिमेंट्स की बॉन्डिंग होती है, फिर वो एक नया कंपाउंड बना देता है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। जो बॉन्ड होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स होके कोई नया कंपाउंड बना, तो वो कौन सा बॉन्ड यूज़ करता है। तो 2 बॉन्ड होते हैं हमारे पास मेनली, आयोनिक बॉन्ड एंड एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड पे पीछे वीडियो बना चुके हैं हम, आप उसमें देख लेना, आपको अच्छे से समझा दिया गया आयोनिक बॉन्ड होता क्या। फिर भी मैंने डेफिनेशन लिख दी है, मैं बता देता हूँ एक बार डेफिनेशन आपको। अगर राइट करनी है तो ऐसे कर सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा, ये ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें हम आयंस का इंटरचेंज करते हैं। एक एलिमेंट
स्टेबल होने के लिए या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर देता है या अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। मतलब वो अपनी स्टेबिलिटी प्रूव करने के लिए उसके अंदर जो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको या तो किसी और को डोनेट कर देता है या अपने अंदर वो बोरो कर लेता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो स्टेबल दिख सके। जैसा इसका एक मेन एग्जांपल है जो हम सब ने सुना है, NaCl। यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड दो अलग अलग एलिमेंट है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 281। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो लूज़ करके किसको दे देता है, क्लोरीन को, ताकि वो अपना लास्ट ऑर्बिट को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, और जिससे वो एक क्या बन जाए, एक बॉन्ड बन के एक कंपाउंड बना दे, NaCl। तो वो तो होता है हमारा आयोनिक बॉन्ड। लेकिन इसमें एक चीज़ याद करने लायक है, आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच होता है। मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है कि जो भी आयोनिक बॉन्ड होता है वो ऑलवेज फॉर्म बिटवीन ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखना। आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड हम पढ़ते हैं अपना कोवलेंट बॉन्ड, जो हमारे कार्बन के अंदर काम आता है। कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड ही, ठीक है। अभी कोवलेंट बॉन्ड की क्या खासियत है और कार्बन कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, और फिर आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। दो अलग अलग बॉन्ड है, डिफरेंस तो मिलेंगे, तो हमें वो डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक बार हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम ये भी देखेंगे कि वो आयोनिक बॉन्ड से किस प्रकार अलग है, ठीक है बच्चों। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने आयोनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करते हैं, आयंस का एक्सचेंज करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है वहाँ पे एलिमेंट अपने आयंस का एक्सचेंज नहीं करते, वहाँ पे आयंस की शेयरिंग करते हैं। देखो बेटा, आयोनिक में एक्सचेंज ऑफ आयंस, लेकिन जहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है वहाँ पे एक्सचेंज नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, शेयरिंग ऑफ आयंस हो जाता है। अब आप समझे नहीं होंगे, मुझे लगता है शेयरिंग और एक्सचेंज में क्या फ़र्क है। देखो बेटा, मैं एक बार साफ साफ आपको बता देता हूँ। एक्सचेंज का मतलब क्या है, किसी एक एलिमेंट ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को या तो दे दिया है या उससे ले लिया है। अब जहाँ पे हमारा सोडियम था Na, जहाँ पे NaCl कंपाउंड बन रहा था, वहाँ पे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया था। अब वो इलेक्ट्रॉन सोडियम के ऑर्बिट में नहीं है, वो चला गया कहाँ पे, क्लोरीन के में, एक्सचेंज कर दिया, उसको दे ही दिया। लेकिन शेयरिंग में ना तो कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है ना ही किसी से लेता है, उसके बावजूद वो करते क्या है, वो दोनों मिलके अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, मैंने दो एलिमेंट लिए। देखो बेटा, कार्बन का जो हमने फर्स्ट ऑर्बिट थी वो हमने शो नहीं की, क्योंकि वो क्या है, फुलफिल है, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। हमने सेकंड ऑर्बिट को देखा। यहाँ पे देखना, दो डॉट दे रखे, रेड और ब्लू। जो ब्लू है वो तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन है, और जो रेड है वो है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। तो आप ये देखो, सेकेंड ऑर्बिट में हमने देखा था कार्बन की सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने सबसे पहले देखा था सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से उसका नाम क्या हुआ था, टेट्रावेलेंट। हाँ, तो यहाँ पे देखो, जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें ब्लू 4 डॉट है, 4 डॉट का मतलब सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। और जो हाइड्रोजन की ऑर्बिट है उसमें रेड डॉट है, जो रेड डॉट है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है उसकी आउटर मोस्ट सेल में। तो अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन की तो फर्स्ट ही ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक उसके पास है, एक और वो किसी और से ले लेगा तो उसकी ऑर्बिट भी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, एक्सचेंज करने की बजाय इन्होंने ये सोचा हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, हम अपने इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो, जो पहले आप एक हाइड्रोजन की ऑर्बिट देखो, कोई भी एक हाइड्रोजन की ऑर्बिट देखो, उसकी ऑर्बिट के अंदर ब्लू इलेक्ट्रॉन भी है और रेड इलेक्ट्रॉन, मतलब ब्लू डॉट भी है और रेड डॉट भी है। जो रेड डॉट है वो हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन है, और जो ब्लू है उसने क्या किया, कार्बन के साथ उस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। अब वो ब्लू वाला कार्बन के ऑर्बिट में भी है और हाइड्रोजन के ऑर्बिट में भी है, ऐसे ही रेड वाला हाइड्रोजन के ऑर्बिट में भी है और कार्बन के ऑर्बिट में भी है। और इसी तरह से आप देखोगे दोनों की क्या हो गई, ऑर्बिट फुलफिल हो गई। आप देख सकते हो हाइड्रोजन के अंदर हर एक ऑर्बिट में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते ही फर्स्ट ऑर्बिट में ऑर्बिट कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही कार्बन में भी आप देख सकते हो, कार्बन की सेकंड ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप देखो कार्बन की ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है,
4 ब्लू है और 4 रेड है, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इन्होंने यहाँ पे एक्सचेंज ना करके क्या किया, शेयर किए अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और जो एक्सचेंज से बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा है ना कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। अगर आ रहा है तो आप अपनी एक्सप्रेशन भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपने कमेंट में लिख सकते हो हाँ सर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट में ये भी लिख सकते हो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मेरे साथ साथ में आप भी मेरे साथ अगर एक्टिव रहोगे तो अच्छा रहेगा बच्चों, दोनों को मुझे समझाने में और आपको समझने में आसानी रहेगी। तो आप एक तो कमेंट्स में लिखते रहो, ठीक है। तो देखो बेटा, हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, हमने ये पढ़ा कि कार्बन की बहुत यूनिकनेस है, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है अलग अलग प्रकार के। वो क्यों बनाता है, उसका पहला मतलब यही था कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड होता क्या, आपने ये भी सीख लिया। अब आपको देखना ये है कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि कार्बन ने शेयरिंग वाला जो फंक्शन था ये ही एक्सेप्ट क्यों किया। कार्बन क्यों ना दूसरे एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, बोरो कर ले, या अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को गेन कर दे। ये भी तो हो सकता था, वो तब भी तो अपनी ऑर्बिट को फुलफिल कर सकता था, कर सकता था ना। आप सोचो सर कार्बन आयोनिक बॉन्ड भी तो बना सकता था, क्यों नहीं बनाया उसने आयोनिक बॉन्ड, हमें ये भी तो बताओ। आपने बोल दिया कोवलेंट बॉन्ड बनाया, चलो हम सीख गए बनाया, लेकिन हमें ये भी तो बताओ कि आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाया। तो हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बेटा। देखो पहले आपको ये बताते हैं, देखो कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, चलो उसके बारे में भी आपको इसी चैप्टर में बताएंगे। पहले आप ये सीख लो कि कोवलेंट बॉन्ड को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया, कोवलेंट बॉन्ड को भी आगे 3 बॉन्ड में डिवाइड किया गया। एक है सिंगल बॉन्ड, सेकंड है डबल बॉन्ड और थर्ड है ट्रिपल बॉन्ड। ये आपके जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपके नोमेनक्लेचर में काम आएंगे। आपके नाम चेंज हो जाते हैं एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के, जब आप सिंगल बॉन्ड का यूज़ करते हो, डबल बॉन्ड का यूज़ करते हो, ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ करते हो। अब सिर्फ आप यही सीखो जहाँ पे एक लाइन का यूज़ किया है, जैसे आपके सिंगल बॉन्ड में देखो, हाँ जैसे सिंगल बॉन्ड में देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल लाइन का यूज़ किया गया है तो सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल लाइन का यूज़ किया गया तो ऑटोमेटिकली वो डबल बॉन्ड हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड में हमारे 3 लाइन्स का यूज़ होता है तो उसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है वो 3 बॉन्ड्स में फर्दर डिवाइड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इनका फ़र्क पड़ता है नोमेनक्लेचर में, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये हमारे पास मेन चीज़ आ गई, कौन सी मेन चीज़, कि रीज़न बिहाइंड दिस यूनिकनेस। जो कार्बन इतने कंपाउंड बना रहा है उसके पीछे 4 रीज़न है, 4 रीज़न के कारण ही कार्बन, अब कार्बन एक एलिमेंट इतने सारे कंपाउंड बना पा रहा है। 4 रीज़न है उसके पीछे, कौन कौन से, टेट्रा कोवलेंसी, कैटिनेशन, पॉलीमराइजेशन और आइसोमेरिज्म। अब चारों चीज़ों को आपको डिटेल में बताएंगे कि ये चारों चीज़ें होती क्या है। ये चारों प्रॉपर्टी है किसकी, कार्बन की, और ये कार्बन की ही क्यों प्रॉपर्टी है ये भी आपको बताएंगे, और एलिमेंट इन प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों नहीं कर पाते, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेट्रा कोवलेंसी क्या होता है, ठीक है। देखो बेटा, टेट्रा कोवलेंसी क्या होता है मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है, आपको अगर लिखना है तो वहाँ से लिख सकते हो, समझा मैं आपको अच्छे से दे देता हूँ। देखो मैंने आपको पहले बताया था टेट्रा वैलेंसी है ना, टेट्रा वैलेंसी और टेट्रा कोवैलेंसी में सिर्फ को का फ़र्क है। टेट्रा वैलेंसी मैंने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी को टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है। जैसे बोला था कि 4 वैलेंसी होने के कारण ही ये इतने कंपाउंड नहीं बना पा रहा बेटा। ऐसे तो हमारे पास बहुत से एलिमेंट हैं जिनके पास 4 वैलेंसी होती है, जिनको हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं। इसका जो मेन मकसद है, मकसद मतलब इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो रीज़न है टेट्रा कोवैलेंसी का, मतलब समझ में आई। ए कार्बन एटम हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट वैलेंस सेल, सो इट नीड 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये हमें पढ़ लिया है। ए कार्बन एटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ओनली बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। As a result, carbon atom form 4 covalent bond by sharing valence electrons with others atom। हाँ, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ना कि आयोनिक बॉन्ड। कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी का मतलब तो हमने पढ़ लिया कि 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी को टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं, लेकिन टेट्रा कोवैलेंसी होती है कि जो 4 वैलेंसी है उनको उसने
कोवलेंट बॉन्ड से फिल कर दिया है। तो जो वो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है उसी की वजह से वो इतने वेरिएशंस में आता है, उसी की वजह से उसके अंदर यूनिकनेस है, उसी की वजह से वो इतने कंपाउंड बना रहा है। किसकी वजह से? टेट्रावैलेंसी की वजह से नहीं, टेट्रा कोवैलेंसी मीन्स कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड ही वो रीज़न है जिसकी वजह से क्या कर रहा है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना पा रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कार्बन के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। फर्स्ट जो ऑर्बिट है कार्बन की वो फुलफिल है 2 इलेक्ट्रॉन से, सेकंड ऑर्बिट भी फुलफिल है 8 इलेक्ट्रॉन से। इसने ना अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया ना ही गेन किया इसने, बल्कि क्या किया, शेयर किया अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया। इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रा कोवैलेंट, कि कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये पहला रीज़न होता है किसका, कि कार्बन के अंदर ये यूनिकनेस है, कार्बन का नेचर है कि जो इतने सारे कंपाउंड बना रहा है। तो उसका पहला रीज़न है क्या है, टेट्रा कोवैलेंस, उसका कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। ठीक है। तो फिर मैं आपको बता रहा था कि ये रीज़न है कोवलेंट बॉन्ड बनाना। तो सर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके अंदर टेट्रावैलेंसी है, लेकिन वो सब तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। नहीं बनाते बेटा, बिल्कुल नहीं बनाते। तो क्यों नहीं बनाते? कार्बन ही एक इकलौता ऐसा एलिमेंट क्यों है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है? या कार्बन ने क्या नहीं किया, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? अब आयनिक बॉन्ड बनाने का मतलब है कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं किए या गेन नहीं किए। हाँ, तो अब आपको बताते हैं कि कार्बन ने आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, क्यों उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं किए, या क्यों उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट से बोरो नहीं किए। हालांकि कर सकता था, क्यों नहीं किए वो बताते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप पढ़ लेना, लिख लेना, मैं आपको समझा देता हूँ। कार्बन के पास अगर वो आयोनिक बॉन्ड बनाता तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेता, मतलब क्या है, किसी और एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेता। हाँ, किसी एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन को बोरो कर लेता। तो वो क्यों नहीं किए? वो इसलिए नहीं किए बच्चा, उसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? देखो, मैंने आपको बताया था पहले ही स्लाइड में, मैंने आपको बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही एक एलिमेंट के पास प्रोटॉन होते हैं। अब वो इक्वल नंबर क्यों होते हैं, कभी आपने सोचा है कि सर एक एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि देखो बेटा, प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए उतने ही प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, उनके साथ वो कनेक्ट रहते हैं कि हर प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में ही रखे ताकि वो ऑर्बिट से बाहर ना चले जाए। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट से बोरो करता तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले ही से ही है। कार्बन के पास 4 बार से ले ले टोटल कितने हो जाते, 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन कितनी है, 6। हाँ बेटा, प्रोटॉन 6, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाते, है ना? आई बात समझ में? इसीलिए हर एलिमेंट में उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन हो, ताकि हर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके आसानी से। अब अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करता गेन कर लेता तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते और 6 प्रोटॉन हो जाते और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते, और फिर ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर ए न्यूक्लियस टू होल्ड 6 प्रोटॉन ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में डिफ़िकल्टी होती, इसीलिए उसका पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वो किसी से गेन नहीं कर सकता, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता अपनी ऑर्बिट में। अब उसके पास दूसरा ऑप्शन बचा क्या, कि वो लूज़ कर दे। समझे? मतलब क्या है, जो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है वो किसी और एलिमेंट को दे दे और उसकी जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो फुलफिल है ही, तो वो भी स्टेबल बन जाएगा। अब ये भी वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसके पीछे भी एक रीज़न है। जब भी कोई भी एलिमेंट अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करके किसी दूसरे एलिमेंट को देता है तो जो वो अपने ऑर्बिट से बाहर उस इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उसमें उसकी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। एनर्जी का यूज़ करके वो एक इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से बाहर निकालता है। और कार्बन एक बहुत छोटा एलिमेंट है, बहुत छोटा एलिमेंट है, उसको एक इलेक्ट्रॉन तोड़ने के लिए बहुत सी एनर्जी का यूज़ करनी पड़ेगी।
और यहाँ पे उसको एक इलेक्ट्रॉन देने से काम नहीं चलेगा, उसको देने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन देने में उसकी एनर्जी खत्म हो रही है तो 4 इलेक्ट्रॉन देने में तो उसकी बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी एनर्जी निकल जाएगी, वो एलिमेंट ही नहीं बचेगा। ये बात समझ में आई? हाँ जी, तो ये भी मैंने लिख रखा है कि 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है इट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट वुड रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस होल्डिंग 6 प्रोटॉन ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होगी, और इतनी एनर्जी उसके पास है नहीं, क्योंकि कार्बन एक छोटा सा एलिमेंट है। हाँ, तो अब आप देखो, आपने बोला था सर और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी टेट्रा वैलेंसी है। हाँ है, लेकिन वो कार्बन से बड़े क्या है, एलिमेंट है। वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ आसानी से कर पाते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से बाहर निकाल दे। लेकिन कार्बन के पास अब क्या है, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन 6 ही है, उनके स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता, क्यों, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से बाहर निकाल सके। तो उसके पास दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, कौन से, गेनिंग के और लूजिंग के दोनों। तो जब वो ना गेन कर सकता ना लूज़ कर सकता, इसका मतलब क्या है, आयनिक बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता। इसीलिए उसने कोवलेंट बॉन्ड की तरफ जाना सही समझा, और उसने क्या किया, दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, ना उसने लूज़ किए और ना ही उसने गेन किए। यही मेन डिफरेंस है। कार्बन डज नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये 2 रीज़न कौन से हैं जिसकी वजह से कार्बन ने आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाया या आयोनिक कंपाउंड्स नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, 2 रीज़न है, वो पढ़ लेना, ठीक है बच्चा। अब हमारा सेकंड बात देखो, हमने यहाँ पे आपको बताया था 4 रीज़न है। टेट्रा कोवलेंसी, टेट्रा कोवलेंसी हमने कंप्लीट कर लिया। टेट्रा कोवलेंसी क्या होता है सॉरी, इसका मतलब होता है जो कार्बन के 4 वैलेंसी थी उसने उनको फुलफिल किया किसकी हेल्प से, कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से। तो यहाँ पे टेट्रा कोवलेंसी में हमें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया गया, ठीक है, समझ गए। अब इसके सेकंड पॉइंट से वो है कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होता है ये और समझ लो बेटा। देखो बेटा, कैटिनेशन क्या है, ये भी एक कार्बन की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ जुड़ के चेन बना देते हैं, चेन बना लेते हैं या ग्रुप बना लेते हैं या सीरीज़ बना लेते हैं, और जिससे बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं। ये कार्बन की एक प्रॉपर्टी है। क्यों, कार्बन आयोनिक बॉन्ड तो बनाता है नहीं, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और वो एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या कर देता है, चेन। जैसे हमने देख रहा है, देखो पहला जो आपका डायग्राम है उसमें देखा है स्ट्रेट चेन के फॉर्म में कार्बन जुड़ता जाता है, चेन बनाता रहता है अपना ही, और एक नया कंपाउंड बन जाता है। सेकंड में ब्रांच चेन में, ब्रांच फॉर्म में भी कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ये तो चेन थी, चेन के नीचे और ब्रांच बन के एक सब ब्रांच बन गई, फिर ब्रांच के अंदर एक और छोटी ब्रांच बन गई, ऐसे फिर। और थर्ड वाला क्या है, क्लोज चेन, ये ओपन चेन भी हो सकती है। तो ये इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, इसमें सेम एलिमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक सीरीज बना देते हैं, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। देखो ये लिखा हुआ है इन केमिस्ट्री, कैटिनेशन इज ए बॉन्डिंग ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट। जब एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट आपस में जुड़ के बॉन्ड बना के एक चेन बना देते हैं, या एक क्या बना, ब्रांच चेन बना देते हैं, या एक ग्रुप बना देते हैं, या एक सीरीज़ बना देते हैं, तो उसको उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी ही कहते हैं। समझ में आया? जब कार्बन के सेम एटम, कार्बन कार्बन जुड़ के एक चेन बना देते हैं पूरी, तो वो उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो जैसे क्या है, कार्बन एलिमेंट एक साथ जुड़ के वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो चेन फॉर्म में हो सकते हैं, है ना, वो सीरीज़ फॉर्म में हो सकते हैं, वो रिंग शेप में भी हो सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में बन के वो एक नए कंपाउंड को क्रिएट कर देते हैं, यही उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब देखो थर्ड, हमारा सेकंड कैटिनेशन हो गया, थर्ड हमारा पॉलीमराइजेशन। ये भी कैटिनेशन जैसा ही है, इसमें भी क्या होते हैं, एक के साथ जुड़ के चेन बनाते हैं या क्या बनाते हैं, सीरीज़ बनाते हैं। लेकिन इसमें कैटिनेशन में, पॉलीमराइजेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो आपने कैटिनेशन में पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ सेम एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट जुड़ के चेन बनाते हैं। एलिमेंट एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, दूसरा तीसरे के साथ, यहाँ पे एलिमेंट का बॉन्डिंग बनती है। और यहाँ पे एलिमेंट की जगह किसकी बनती है, कंपाउंड्स की, जो मोनोमर्स होते हैं वो जुड़ के क्या बनाते हैं, आगे पॉलीमर्स बनाते। जैसे देखो यहाँ पे हमारा पहला मोनोमर दे रखा मैंने, इथाइलिन दे रखा है ना। देखो यहाँ पे सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है। मैंने आपको बोला था डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये आपके नोमेनक्लेचर में काम आएंगे। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड होता तो इसी का नाम क्या बन जाता, इथेन, ठीक है।
यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इथाइलिन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे कार्बन का एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कार्बन का एक कंपाउंड है, एक मोनोमर है, और वही मोनोमर आप आगे देखो पॉलीमर बन जाता है। वही मोनोमर जुड़ जुड़ के एक मोनोमर, फिर बॉन्ड बनाया दूसरा मोनोमर, फिर तीसरा मोनोमर, ऐसे ही मोनोमर क्या है, जोड़ जुड़ के एक क्या बना देते हैं, पॉलीमर कंपाउंड बना देते हैं। देखो सिंपल सी बात है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी में तो कार्बन के एलिमेंट जुड़ जुड़ के, कार्बन के एलिमेंट चेन बना के एक नया कंपाउंड बनाते हैं। और यहाँ पे क्या है, कार्बन के एलिमेंट नहीं जुड़ते, कार्बन के मोनोमर्स जुड़ते हैं। मोनोमर्स, एक मोनोमर दूसरा मोनोमर दोनों कनेक्ट हो गए, तीसरा मोनोमर फिर कनेक्ट हो, चौथा, ऐसी एक सीरीज़ में कनेक्ट होके एक नया पॉलीमर बना देते हैं। ये उसकी कौन सी होगी, पॉलीमराइजेशन। ये इसका तीसरी प्रॉपर्टी होगी, जिसकी वजह से भी बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे क्या है, इथीन जुड़ जुड़ के क्या बना देता है, पॉलीथीन बना देता है। ऐसे ही आपका एक एग्जांपल है, कार्बन का एक मोनोमर होता है जिसको बोलते हैं एस्टर। अब एक एस्टर जुड़ा, फिर दूसरा एस्टर, फिर तीसरा एस्टर, ऐसे एक एस्टर एक पूरा मोनोमर है, ना कि एक एलिमेंट है। एक मोनोमर जुड़ा, फिर दूसरा मोनोमर उसके साथ कनेक्ट हुआ, फिर तीसरा, ऐसे ही बहुत सारे एस्टर जुड़ के क्या बना देते हैं, पॉलीएस्टर बना देते हैं। समझ में आई बात। तो जो हमारे क्या है, पॉलीमराइजेशन, ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, कार्बन की। अब फिर से डिफरेंस देख लो, कैटिनेशन में एलिमेंट्स का, सेम एलिमेंट्स का क्या होता है, बॉन्डिंग होती है। और जो हमारे क्या होती है, पॉलीमर्स में क्या होता है, मोनोमर्स, सेम मोनोमर्स की बॉन्डिंग से एक नया पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी बच गई, वो हमने क्या पढ़ा था, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म की वजह से भी कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो बेटा, आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमर। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम क्या है, आइसोमेरिज्म। अब आप इससे समझो क्या होता है। देखो बेटा, आपका मोलिकुलर फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया C4 मैंने लिख दिया C4H10, ये एक मोलिकुलर फॉर्मूला। जैसे आपने आपका ब्यूटेन पहला स्ट्रक्चर देख रहे हो, उसमें हमने 6 कार्बन लिए और 10 हाइड्रोजन लिए। ये मोलिकुलर फॉर्मूला, इसमें हमने 6 कार्बन लिए और 10 हाइड्रोजन लिए। लेकिन हम इसी का स्ट्रक्चर चेंज करते, हम क्या एलिमेंट तो उतने ही ले, कार्बन भी हम कितने लेंगे, 4 कार्बन ही लेंगे, और हाइड्रोजन कितने लेंगे, 10 ही लेंगे। लेकिन हमने क्या किया, स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। आइसोब्यूटेन देखो बेटा, आप यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हाइड्रोजन। मतलब क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, क्या, C4H10, दोनों का C4H10 है, लेकिन नाम दोनों का स्ट्रक्चर अलग हो गया। और स्ट्रक्चर अलग होने से ही अलग कंपाउंड बन गया, एक ब्यूटेन बना है, एक आइसोब्यूटेन बन गया। अब मैं इसी का स्ट्रक्चर कहीं और से चेंज कर लेता, ये जो सी मैंने दूसरे नंबर पे सी नीचे कनेक्ट किया है, यही सी मैं तीसरे नंबर पे नीचे कनेक्ट कर देता, मतलब सब ब्रांच बना देता, है ना। जैसे मैंने कैटिनेशन में बताया था ना कि कार्बन के क्या है, एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ के एक क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाता है। ऐसे ही वो एलिमेंट कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, पहले कार्बन पे जुड़ जाए, बस आप उसकी क्या है, उसकी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे आप पहले ब्यूटेन में देखो, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने ही चाहिए, क्यों, क्योंकि वो टेट्रावैलेंट है। पहला कार्बन 4 बॉन्ड है कार्बन के पास, बिल्कुल है। दूसरा कार्बन 4 बॉन्ड है, चारों सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल है। तीसरे में भी, चौथे में भी। अब आप आइसोब्यूटेन में देख लो, सबके पास, कार्बन के पास 4 बॉन्ड जरूर मिलेंगे। कोई भी कार्बन उठा लो, सब चारों तरफ से कनेक्ट मिलेगा हाइड्रोजन या कार्बन के साथ, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं हमेशा, लेकिन क्या करते हैं, उनका स्ट्रक्चर चेंज करते ही नया स्ट्रक्चर बन जाता है। उन्हीं एलिमेंट को अलग तरह से अरेंज कर दूं तो एक नया कंपाउंड बन जाता है। जैसे देखो बेटा, मैंने 4 कार्बन लिए, सॉरी, हमने 4 कार्बन लिए, हाँ, तो क्या था, हमने 4 कार्बन लिए और 10 हाइड्रोजन लिए। अब उन्हीं को इंटरचेंज कर करके, यहाँ वहाँ बदल बदल के, उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर बना बना के हमने बहुत सारे कंपाउंड बना दिए, किसके, कार्बन के। यही सारे रीज़न है, यही 4 रीज़न है जो कार्बन हर जगह मौजूद है। जो भी नया कंपाउंड बनता है उसी में कार्बन, क्यों, कार्बन के पास 4 स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है। कौन कौन सी, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। पहली है टेट्रा कोवैलेंसी। इसका मतलब क्या है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, उन 4 वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए कार्बन कौन से बॉन्ड का यूज़ करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, जिसमें आयंस के एक्सचेंज के अलावा क्या करते हैं, हम शेयरिंग ऑफ आयंस करते हैं। समझ के बाद सेकंड है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, इसमें सेम एलिमेंट, इसमें क्या होता है, कार्बन के सेम एलिमेंट
एक के साथ जुड़ जुड़ के बॉन्ड बना बना के अलग कंपाउंड बना देते हैं। इसमें एलिमेंट जुड़ते हैं, लेकिन जो पॉलीमराइजेशन है उसमें मोनोमर्स जुड़ जुड़ के मोनोमर्स बॉन्ड बना बना के पॉलीमर बना देते हैं। और थर्ड हमारा फोर्थ हमारा आइसोमेरिज्म। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन हम क्या कर देते हैं चेंज, उनके स्ट्रक्चर चेंज करके अलग अलग कंपाउंड अपने आप बन जाते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ है किसकी, कार्बन की, जिसकी वजह से उसके पास एक यूनिकनेस है, वो इतने सारे कंपाउंड बनाए जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी आपको कार्बन की थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ बतानी है। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, सब कमेंट्स में लिख देना और मुझसे पूछ लेना, आपकी सारी क्यूरीज को दोबारा बताया जाएगा। और इसमें मैंने ऑलमोस्ट ट्राई किया है जितने भी डेफिनेशन है उनको लिखने में, यहाँ पे मैंने सब लिख रखा है, आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।